हम लोग के टाइम पे जो क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था उसका प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि एक बहुत बड़े से डब्बे में खूब सारा कागज का पुड़िया बहुत सारा रख दिया जाता था। हर पुड़िया के अंदर कोई ना कोई एक सॉल्ट प्रेजेंट है। हर एक बच्चा आता जाएगा और उसमें से एक पुड़िया को उठाएगा और आगे चला जाएगा, और उसका काम था कि उसके अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करना है। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सॉल्ट अगर प्रेजेंट रहेगा उसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा, उसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। तो हर एक पुड़िया में एक सिंपल सॉल्ट था, तो उसका डिटेक्शन, उसका काम यह था कि उसमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन प्रेजेंट है। अब आप समझिए क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 अलग अलग सॉल्ट का डिटेक्शन तो करने के लिए बोला नहीं जाएगा। नॉर्मली स्कूल में तो उतना केमिकल भी प्रेजेंट नहीं होता है, उतना इक्विपमेंट्स भी नहीं होता है कि सारे के सारे कैटायन और एनायन को डिटेक्ट कर सके हम लोग। तो उसमें क्या था कि 5 अलग अलग सॉल्ट था, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग किया हुआ था, और उसी का काफी सारा अलग अलग सैंपल्स था। जैसे मान लीजिए उसमें नंबर 1 सॉल्ट का 10 पुड़िया है, 2 नंबर सॉल्ट का 10 पुड़िया है। इस तरीके से मान लो कि 5 अलग अलग सॉल्ट है और 50 पुड़िया वहां पर, ऐसे 50 स्टूडेंट है। तो हर एक स्टूडेंट आ रहा है, वो एक पुड़िया उठा रहा है, वो आगे चला जा रहा है। जब हम लोग को मान लो कि मेरे को एक सॉल्ट का पुड़िया मिला, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है, तो 2 तरीका है। एक तो आप उस बच्चे को खोजो, किसी अच्छे बच्चे, क्लास का कोई एक अच्छा बच्चा जिसका एग्जैक्टली वही नंबर हो, तो उसको तो वो डिटेक्शन का तरीका पता होगा, तो वहां से हम लोग मैच कर लेंगे। या फिर लैब असिस्टेंट को थोड़ा सेट कर लो कि सर इतना नंबर का मेरे को मिला है, इसका सॉल्ट थोड़ा मेरे को बता दीजिए कौन सा है, ताकि हम डायरेक्टली उसका टेस्ट कर सके। बट वो पता लगने के बाद भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उस कैटायन और उस एनायन का एग्जैक्ट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये प्रोसीजर था। तो वहां तो गाड़ी किस तरीके से निकल गया, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आता नहीं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, सॉल्ट एनालिसिस। फिर जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गए तो वहां पे ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंस रखता है ना। वहां पे आपको कोई नमक का पुड़िया नहीं मिल रहा है कि आप वहां पे जाके प्रैक्टिकली डिटेक्ट करो, लेकिन हाँ, डिटेक्शन के समय जो रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है लैब में प्रैक्टिकली, कि इस तरह का कलर ऑब्टेन किया जाएगा, ऐसा कुछ गैस बनेगा, उसका कुछ इस तरह का साउंड होगा, ठीक है, कुछ दिखाई पड़ेगा। टेस्ट किसको बोलते हैं? टेस्ट का मतलब होता है कि या आप लैब में कुछ कर रहे हैं, या तो आपको कुछ सुनाई पड़े अलग सा, तो आप डिटेक्ट कर ले कि अच्छा यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला गैस बन रहा हो, कुछ आपको दिखाई पड़ जाए, रंग के हिसाब से पता चले, कुछ स्मेल आ जाए। तो ये सारा डिटेक्शन का तरीका होता है। जैसे लैब में तो हम लोग उसको प्रॉपरली डिटेक्ट करते हैं प्रैक्टिकली, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसी रिएक्शन को इस्तेमाल करता है जो रिएक्शन एक्चुअल डिटेक्शन में प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस में 2 पार्ट होता है। कैटायन का टेस्ट करते हैं हम लोग और एनायन का टेस्ट करते हैं अलग अलग। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी लैब में भी यही काम करते हैं कि कैटायन का टेस्ट अलग से करते हैं, एनायन का टेस्ट अलग से करते हैं। ठीक है, कभी आप लोग से मान लो कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा में अगर पूछ दे कि पहले किसका टेस्ट करते हैं, कैटायन का कि एनायन का, ध्यान रखना पहले हम लोग टेस्ट करते हैं एनायन का। एनायन का टेस्ट पहले होता है, कैटायन का बाद में होता है, बिकॉज अगर आप कैटायन का टेस्ट पहले करेंगे तो कोई कोई एनायन उसके टेस्ट में इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले टेस्ट करेंगे एनायन का, फिर टेस्ट करेंगे कैटायन का। और हम लोग यही प्रोसीजर फॉलो भी करेंगे, यानी कि अभी पहले हम लोग एनायन का टेस्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर विल स्विच टू कैटायन का टेस्ट। जो भी अपने सिलेबस में है वो सारा एनायन और सारे कैटायन को प्रॉपरली समझेंगे, उस तरीके से क्लासिफाई करेंगे ताकि आपको याद करने में बहुत सहूलियत हो जाए, और फिर एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे पूछे, वेदर इट इज इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वाइवा और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप उस सवाल को बना पाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एनायन के टेस्ट से। अब देखो होता क्या, मान लो मेरे को नमक का पुड़िया मिला, तो पहले उस पुड़िया को लेकर के हम एक सॉल्यूशन में, एक पानी के बीकर में उसको डाल देंगे और उसको घोल देंगे, यानी कि हम क्या बनाएंगे उसका एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज हम लोग के सिलेबस में मेनली कौन सा है, वेट टेस्ट है, ड्राई टेस्ट बहुत थोड़ा सा है, लास्ट में बता देंगे आप लोगों को। मेनली है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट का मतलब एक्वा सॉल्यूशन में पहले उसको कन्वर्ट कर दिए, नमक को पानी में डाले, घोल दिए, एक्वा सॉल्यूशन बन गया, और फिर वहां से टेस्ट शुरू किए। अब यहां एक पंगा है, मान लो कि जो सॉल्ट आपको दिया गया है वो सॉल्यूबल है, तब तो बहुत बढ़िया, नमक पे घुल गया। लेकिन वो सॉल्ट अगर सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्युबल तो एग्जैक्टली कोई सॉल्ट नहीं होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, जिसको कि प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और प्रेसिपिटेट जिसका सॉल्युबिलिटी होता है नेग्लिजिबल, ना कि बराबर। तो भाई जब सॉल्युबिलिटी ही बहुत कम है तो उसमें कैटायन और एनायन तो बनेगा ही नहीं। अरे नमक आप घोले, जरा सा घुला, बाकी सब नीचे बैठ गया, तो उसमें से कैटायन और एनायन तो कुछ खास बना नहीं, तो वो इतना कम बना है कि वो आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाएगा, यानी कि आप उसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपको जो नमक दिया गया है वो सॉल्युबल है, तब तो ये पहला वाला स्टेप स्किप करो, सीधे टेस्ट से शुरू करो। लेकिन अगर जो सॉल्ट आपको दिया गया है वो एक प्रेसिपिटेट है, वो एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सोडा एक्सट्रैक्ट में। देखिए ये टर्म है, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सोडा एक्सट्रैक्ट। इसका पूरा आप लोगों को केमिस्ट्री समझाते होता क्या है, जो सॉल्ट आपको दिया गया है उसको आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ में डिस्टिल्ड वाटर ऐसे मिलाओगे तो सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है उसमें, देखो मान लो ये सॉल्ट है AB टाइप का, AB सॉल्ट है, और ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब यहां पे देखो इक्विलिब्रियम साइन है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है A+ एक्वस और B- एक्वस में, और बहुत कम है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो यहां पे A+ और B- जो बनेगा वो बहुत कम बनेगा। ठीक है, फिर Na2CO3 जब डाले सोडियम कार्बोनेट, वो तो एक कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो पूरा का पूरा डिसोशिएट कर गया। देखो पहले डिसॉल्व किया फिर डिसोशिएट किया 2Na+ और CO3 2- में। ठीक है, अब यहां देखो इसका कैटायन यानी कि A+ और सोडियम कार्बोनेट का एनायन यानी कि CO3 2-, ये दोनों मिल करके A2CO3 यानी कि उस मेटल, यहां पे प्लस चार्ज होगा, सॉरी ये प्लस है, उस मेटल कैटायन का कार्बोनेट बनाएगा जो कि एक प्रेसिपिटेट है। ध्यान रखना, जनरली द मेटल कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट। कोई भी एक मेटल कार्बोनेट अगर है तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जनरल एक्सेप्शन होता है अल्कली मेटल का कार्बोनेट सॉल्युबल होता है लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर, तो जनरली मेटल कार्बोनेट्स आर प्रेसिपिटेट, तो इसका कैटायन कार्बोनेट के साथ मिल करके बना देगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, A2CO3। ध्यान समझना, जैसे ये पीपीटी बना वैसे ही ये A+ सॉल्यूशन से गायब हो गया। सिर्फ यहां थर्ड रिएक्शन से नहीं बल्कि ये फर्स्ट रिएक्शन से भी गायब हो गया, बिकॉज सॉल्यूशन तो सेम ही है जिसमें कि सारा रिएक्शन हो रहा है तीनों। तो सॉल्यूशन से A+ अगर गायब हो गया तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। प्रोडक्ट का रिमूवल हुआ है तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से ये B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज B को तो खाने वाला कोई नहीं, B को तो कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। फिर क्या है, थोड़ा सा A और बनेगा तो आपका कार्बोनेट तो यहां रेडी बैठा है A+ को खाने के लिए, तो फिर से ये कार्बोनेट इस A+ को कंज्यूम करके A2CO3 पीपीटी बनाएगा, जिसकी वजह से ये A+ कंज्यूम हो जाएगा और A+ कंजप्शन की वजह से फिर से ये फॉरवर्ड जाएगा। यानी कि हर बार जब यहां पे A+ बनता जाएगा तो कार्बोनेट उसको कंज्यूम करता जाएगा और ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। लेकिन हाँ, हर बार जब ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो ये B- का कंसंट्रेशन तो हर बार इंक्रीज कर रहा है और उसको कंज्यूम करने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है। यानी धीरे धीरे करके ये एनायन B- जो कि इस सॉल्ट का एनायन है, इस सॉल्ट का एनायन कौन है, B-, जिसका मेरे को टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ एनायंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो B- का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और थोड़ी देर के बाद उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब वो कोई भी ऑब्जर्वेशन देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है कि अगर आपका कोई जो सॉल्ट मिला है वो अगर आपको प्रेसिपिटेट है तो वैसे केस में यू हैव टू कन्वर्ट इट टू सोडा एक्सट्रैक्ट। प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके वजह से उसके एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है यहां पे आपको दिख रहा है, और एक बार उसका कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो गया तो अब टेस्ट के लिए वो तैयार है। तो जितना भी एनायंस हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरी में। कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करने से आपके लिए याद करना या एग्जाम में ऑप्शन को टिक करना आसान हो जाएगा। पहला एनायन का कैटेगरी है रिलीज अ गैस विथ डाइल्यूट H2SO4, यानी कि यहां पे जितना भी एनायन आप लोग को दिख रहा है इसका पहला स्टेप क्या होता है, टेस्ट के समय, टेस्ट जब करोगे तो उसको आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेंगे और वहां से कोई ना कोई एक गैस निकलेगा। कौन कौन सा गैस निकलेगा अभी देखेंगे थोड़ी देर में। कौन कौन सा यहां पे एनायन है इस कैटेगरी में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फाइड SO3 2- एंड बाइसल्फाइड, एसीटेट, सल्फाइड, नाइट्राइट NO2- एंड थायोसल्फेट, ये इस कैटेगरी में पहला कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारे एनायन का फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यू हैव टू रिएक्ट इट विद डाइल्यूट H2SO4। सेकंड कैटेगरी है दैट दीज एनायंस रिलीज अ गैस विथ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, कोई ना कोई गैस निकलेगा। पहला कौन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देन ऑक्सलेट और फिर नाइट्रेट। थर्ड है कि ये सारा एनायन का डिटेक्शन हम लोग करते हैं प्रेसिपिटेट के कलर से, जो पीपीटी वो फॉर्म करेगा उसके कलर से। इसमें कौन कौन है, सल्फेट है, फॉस्फेट है और क्रोमेट है। और आखिरी है कि इसका डिटेक्शन हम लोग करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के समय जो कलर चेंज होता है उससे, उसमें है परमैंगनेट और डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों तो वैसे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम लोग का चैप्टर है
उसका दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और इनका रिडॉक्स रिएक्शन तो वैसे भी हम लोग को सेपरेटली पढ़ना है, तो हम लोग का ज्यादा फोकस होगा इस वीडियो में ये सारे एनायंस के ऊपर, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा जिसमें कि पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट का सारा रिएक्शंस होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिएक्शंस है जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट भी है। वैसे ध्यान रखना है ये दोनों बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान इनका ना कलर चेंज करता है जिसके वजह से इनका डिटेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी आप लोग को ध्यान रखना है एनायंस का। उसमें हम लोग पहला कैटेगरी से शुरू करते हैं। कौन सा कैटेगरी है? एनायंस दैट रिलीज अ गैस व्हेन दे आर रिएक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4। पहला एनायन है इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्शंस हम लिख दिए, जो भी चीज समझाने वाला होगा बीच बीच में बोलते जाएंगे, आप लोग क्लियरली उसको नोट डाउन करते आना। जैसे सबसे पहले जो पहला कैटेगरी क्या है, तो इस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को जब आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि ये कार्बोनेट प्रोटॉन खाएगा इसका, ये प्रोटॉन देगा और ये बना देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 जो होता है वो एक अनस्टेबल एसिड होता है। ये क्या होता है? ये होता है अनस्टेबल, मतलब जरा सा भी माइल्ड हीटिंग में भी ये ब्रेक कर जाता है H2O और CO2 में, H2O और CO2 में H2CO3। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, इसमें हम लोग डाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है उसमें या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर, और ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग कहते हैं बारिएटा वाटर। ठीक है, लाइम वाटर और बारिएटा वाटर, और बारिएटा वाटर। तो ये तो बहुत पुराना बात एक हो गया जो आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, यानी कि CO2 में जब CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, ऐसे बहुत सिंपल है, लाइम वाटर ले लिए ग्लास में और उसमें एक स्ट्रॉ डाल करके उसमें आप ब्लो करो, फूको, तो फूकने से क्या होगा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, मिल्कीनेस उसमें हो जाता है, टर्बिडिटी वहां पे हो जाता है, ओपेक बन जाता है वो सॉल्यूशन। कैसा ऐसा होता है, तो CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ही वो मिल्कीनेस की वजह से वो टर्बिडिटी जो वहां पे क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो हम लोग पहले से पढ़े हुए दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यहां पे एक नया चीज हो गया दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स बारेटा वाटर आल्सो मिल्की। ठीक है, तो BaCO3 यहां पे बनेगा और उसकी वजह से मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर एंड बारेटा वाटर मिल्की। और क्यों मिल्की बन रहा है वो? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, एक और बात वहां पे आता है कि जैसे पहले हम लोग लाइम वाटर लिए, उसमें स्ट्रॉ डाल करके फूके तो पहले वो मिल्की हो गया। अब उसमें ना रुको मत, मिल्की होने के बाद भी फूकते जाओ, थोड़ा देर के बाद मिल्कीनेस विल डिसअपियर, गायब हो जाएगा मिल्कीनेस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये जो मिल्की हुआ है इसमें आप CO2 डालते जाओ, मतलब आप फूकते जाओ उसमें, और H2 तो है ही सॉल्यूशन में, तो ये ना आपस में रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाता है। दिस इज कार्बोनेट एंड विल टर्न टू बाइकार्बोनेट एंड दिस बाइकार्बोनेट इज नाउ सॉल्युबल। वो मिल्कीनेस वो टर्बिडिटी है, अ काइंड ऑफ PPT, नॉट एक्जैक्टली PPT बट अ काइंड ऑफ PPT, टर्बिडिटी दैट विल मेक द सॉल्यूशन ओपेक। लेकिन ये तो सॉल्युबल हो गया बाइकार्बोनेट, और ये सॉल्युबल होने की वजह से वापस से मिल्कीनेस विल डिसअपियर। तो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट when excess of carbon dioxide is blown into that milky solution, that milkiness will disappear due to formation of bicarbonate। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन अगर हो गया पूरा यहां तक, तब तो वहां पे उस सॉल्ट सैंपल में या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। अब पंगा है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में से एक है, तो हो गया, दोनों में से कौन है, कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है? तो यहां लास्ट में एक चीज लिखा हुआ है, एक्चुअली कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रांगली बेसिक होता है, बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन वीकली बेसिक होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप HPH डालते हैं, HPH इज व्हाट? HPH इज फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन इज एन इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में, कार्बोनेट के प्रेजेंस में अगर आप फिनोप्थिलीन डालते हैं तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट में अगर आप फिनोप्थिलीन डालते हैं द सॉल्यूशन विल रिमेन कलरलेस। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है, ये वीकली बेसिक नेचर का है। तो फिनोप्थिलीन का जो नेचर है वो आपको दिख रहा है, कार्बोनेट के साथ पिंक और बाइकार्बोनेट के साथ कलरलेस। ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन मिला करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट। ये पहला टेस्ट हो गया डाइल्यूट H2SO4 वाला। दूसरा वही कैटेगरी चल रहा है डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट इज सल्फाइट और बाइसल्फाइट। वो सारा आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उसमें सेकंड नंबर पे सल्फाइट या बाइसल्फाइट था। फिर से पहला स्टेप वही है, डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किए, एसिड बेस होगा, एसिड बेस। फिर से यहां पे प्रोटॉन खा जाएगा ये,
और ये बनाएगा H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और हीट करने पर क्या होता है, तो यहां पे एक फंडा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कोई भी ऐसा ऑक्सी एसिड आप लोग को मिल जाए, ऑक्सी एसिड जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, जैसे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, ठीक है, और ये किस ऑक्सी एसिड में होता है, H2SO4 में होता है, H2SO4 में +6। तो अगर कोई ऐसा ऑक्सी एसिड आपको मिल जाए जहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम से कम, कौन सा एग्जांपल है, H2SO3। देखिए H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, दिख रहा है क्या, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 विच इज लेस देन मैक्सिमम। तो अगर कोई ऑक्सी एसिड आपको मिल जाए जिसमें कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, तो ऑन हीटिंग उसको जब आप हीट करेंगे तो डिकम्पोजिशन होता है, वो करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन नोट डाउन कर सकते हैं आप कि कोई भी एक ऑक्सी एसिड है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम से कम है, तो उसको आप जब डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि सेम एलिमेंट, जैसे यहां पे सल्फर है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस भी करेगा, ऑक्सीडेशन भी होगा उसका और रिडक्शन भी। जैसे यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को दिख रहा है +4 है, यहां पे नेसेंट सल्फर है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो देखो यहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया है, +4 से 0 जब गया सल्फर, +4 से जब सल्फर 0 गया, देन दिस इज रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 से जब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में गया, देन दिस इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर रिडक्शन हो गया और यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर का हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। याद रहेगा ये वाला बात, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन एन ऑक्सी एसिड इज लेस देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन ऑन हीटिंग, ऑन डिकम्पोजिशन, इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये H2SO3 को हीट करने पे बनेगा नेसेंट सल्फर और H2SO4, और ये जो नेसेंट सल्फर S है, इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग का सल्फाइट या बाइसल्फाइट डिटेक्ट हो जाएगा। फिर से वही चीज है, सल्फाइट या बाइसल्फाइट हुआ है, दोनों में डिटेक्शन करने में क्या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो यहां पे आपको दिख रहा है सल्फाइट या बाइसल्फाइट, दोनों में अगर आप डालेंगे फिनोप्थलीन तो बिल्कुल कार्बोनेट वाले केस का ऑब्जर्वेशन होगा। सल्फाइट इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, तो यहां पे आपका फिनोप्थलीन पिंक देगा, एंड बाइसल्फाइट इज वीकली बेसिक इन नेचर, तो यहां पे फिनोप्थलीन आपको कलरलेस दे देगा, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल हम रिएक्शन यहां पर लिख दे रहे हैं, इसमें आपका KMnO4 और K2Cr2O7 का भी टेस्ट हो जाएगा, MnO4- और Cr2O7 2- का। पोटेशियम परमैंगनेट में जब आप H2SO3 डालते हैं, ठीक है, तो यहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऐसा काम करता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के ऐसा काम करता है, और कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस। ये KMnO4 का प्रॉपर्टी है कि एसिडिक मीडियम में MnO4- को थोड़ा सा अलग से हम यहां पर लिख देते हैं, ऐसा कुछ होता है कि MnO4- एसिडिक मीडियम में जब इसको रिडॉक्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये कन्वर्ट करता है Mn2+ में, Mn2+ में। नाउ MnO4- इज पर्पल एंड Mn2+ इज कलरलेस, ठीक है। तो जब इसके साथ इसको आप रिएक्ट कर गए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऐसा काम किया, इसको ऑक्सीडाइज करेगा H2SO4 में, और ये खुद रिड्यूस कर जाएगा MnO4- Mn2+ में, यानी कि पर्पल से कलरलेस चला जाएगा वो, ठीक है। सिमिलरली व्हेन K2Cr2O7 इज रिएक्टेड विद H2SO3, अगेन यहां पे H2SO4 क्यों लिख दिए हैं भाई, इज रिएक्टेड विद H2SO3 अगेन, तो फिर यहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऐसा काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के ऐसा काम करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 में, और यहां पे Cr2O7 के बारे में यहां पे लिख दे हम, Cr2O7 2- in acidic medium is reduced to Cr3+। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपसे कि एसिडिक मीडियम में MnO4- किस में कन्वर्ट करता है, या Cr2O7 2- किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो Cr2O7 2- डाइक्रोमेटाइन कन्वर्ट्स टू Cr3+ इन एसिडिक मीडियम ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि इसका कलर होता है ऑरेंज एंड दिस इज ग्रीन। तो देखो यहां पे लिख दिया है, ऊपर वाले में पर्पल टू कलरलेस और नीचे वाले में ऑरेंज से ग्रीन। ये एडिशनल रिएक्शन है सल्फाइट के साथ, मतलब सल्फाइट एज इन की
जब वो सल्फाइड या बाइसल्फाइड को आप H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, वो सल्फ्यूरस एसिड के साथ वाला रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रिएक्शन हो गया इस कैटेगरी में। थर्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फाइड H2-। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। इसको भी हम लोग उसी कैटेगरी का है, तो डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किए, एसिड बेस हुआ, फिर से ये प्रोटॉन खाएगा और बनाएगा H2S। H2S इज हैज स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। लैब वगैरह में आप लोग यूज किए होंगे, अगर H2S जो बनता है बड़ा खराब सा स्मेल होता है उसका, तो स्मेल ऑफ रॉटन एक्स, ये टर्म कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा ना, स्मेल ऑफ रॉटन एक्स, तो आप समझ जाना कि वहां पे H2S का ही बात हो रहा है। ठीक है, ये टर्म उसी के लिए यूज होता है, H2S के लिए, और वो सल्फाइड का टेस्ट है। ठीक है, खैर इसके अलावा नॉर्मल एक जो बेसिक सा रिएक्शन है, उसके अलावा सल्फाइड एक यूनिक सा टेस्ट देता है जो ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब, अगर आपको ये टर्म एग्जाम में मिल जाए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये टर्म अगर एग्जाम में मिल जाए तो आप कंफर्म हो जाना कि वहां पे सल्फाइड एनायन का ही बात हो रहा है। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है देखो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये जो कंपाउंड आपको फोटो दिख रहा है, फॉर्मूला Na2FeCN5NO, इसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इस तरह का एग्जाम में भी सवाल पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेगा, बताइए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन चारों में से कौन सा है, तो ये वाला ध्यान रखना, Na2FeCN5NO इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि खुद रेड कलर का होता है। और जब इसको हम लोग सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, एक मेटल सल्फाइड यहाँ पे ले लिए हम जो सॉल्युबल होता है, सोडियम सल्फाइड, जब उसे रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों को आप कंबाइन कर, देखो Na2 यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, देखो Na4 हो गया, FeCN5 वहां पर भी है, यहां पे है NO नाइट्रोसो ग्रुप, और वहां पे ये सल्फर उससे लग करके बन गया NOS। ठीक है, अब ये दोनों का थोड़ा सा रिएक्शन देख लो, NOS कैसे बना है। ये देखिए, ये है NO प्लस नाइट्रोसो ग्रुप, और सल्फाइड आया एज अ न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन पे अटैक किया, ये वाला पाई बॉन्ड था, टूट गया, और देखो ऐसा कंपाउंड बन गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है थायोनाइट्रिटो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थायोनाइट्रिटो। ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को थायो ग्रुप कैसे लगता है। जैसे इसको देखिए, या थायोनाइट्राइट है वैसे तो, यहां पे जब लिगैंड की तरह जाएगा तब वो नाइट्रिटो बनेगा, यहां पे हम इसको थायोनाइट्राइट ही लिख देते हैं, थायोनाइट्राइट। ठीक है ना, ये एनायन तो थायोनाइट्राइट है, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा एज लिगेंड, तो आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिटो। देखो, NO2- इज नाइट्राइट। किसी भी एनायन में एक O को हटा करके सल्फर लिख दो, एक O को हटा के सल्फर, तो ये क्या बन गया? NOS-, यानी कि एक O को हटाए आप और उसके जगह एक सल्फर लगा दिए, तो नाम के आगे लगा दो थायो। दिस इज थायोनाइट्राइट। समझिए, बहुत इजी है, सिंपल सा है। ये वाला फंडा आप लोग और भी किसी में लगा सकते हैं। ठीक है, जो एनायन मन करे उसमें लगा दो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ऐसे CO3 2-, दिस वन इज कार्बोनेट, CO2S2-। क्या किया हम लोग? एक ऑक्सीजन को इसमें से हटाए, उसकी जगह एक सल्फर लगा दिए, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी थायोकार्बोनेट। दिस कंपाउंड इज थायोकार्बोनेट। ठीक है, तो ये किसी भी एनायन में ये वाला काम आप करोगे तो हो जाएगा। एक बड़ा सा फेमस सा है SO4 2- का नाम तो आप लोग सब जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सल्फेट एनायन है ना। इसे फिर से आप एक काम करो, एक ऑक्सीजन को हटाओ और उसकी जगह एक सल्फर ऐड कर दो, एक O हटाए, एक S ऐड कर दिए, तो क्या फॉर्मूला बन गया? H2O3 2- बना क्या? एक O को हटाए, उसकी जगह S लगा दी, तो एक S पहले से, एक S नया, H2 हो गया, और एक O हटाए, O3 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी आप लोग जानते हैं, थायोसल्फेट। तो ये थायोसल्फेट नाम कैसे निकल करके आया? तो आपको दिख रहा है, किसी भी एनायन में एक ऑक्सीजन को हटा करके अगर उसके जगह एक सल्फर को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो आपका एनायन के नाम के आगे क्या लग जाता है? थायो वर्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहां से सल्फाइड और नाइट्रोसो ग्रुप ऐड हुआ, थायोनाइट्राइट बन गया, और वो वहां पे एज अ लिगेंड चला गया। खैर, रंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए जो एग्जाम में पूछेगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला याद कर लो। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर आप लोग सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका कलर क्या है? वॉयलेट पर्पल। किसी जगह पे वॉयलेट लिखा रहे, किसी जगह पर्पल लिखा रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वॉयलेट या पर्पल कलर होगा, एंड दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप लोगों को लिस्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट,
कलर ऑफ मेटल सल्फाइड पीपीटी। क्या होता है ना कि मेटल का जो सल्फाइड है वो जनरली प्रेसिपिटेट ही होता है, लेकिन उसका अलग अलग कलर होता है, तो जितना ज्यादा वैरायटी होगा कलर का उतना उसका टेस्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके कलर पे, सल्फाइड के कलर पे एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पूरा लिस्ट आपके सामने है। जैसे कुछ आप सल्फाइड्स देखो जो कि एकदम यूनिक सा कलर दिखाता है, मतलब उस कलर का और कोई सल्फाइड नहीं है। जैसे जिंक सल्फाइड डर्टी वाइट, मैग्नीज सल्फाइड बफ कलर इज स्किन कलर, लाइट पिंक, बच्चा लोग का जो स्किन कलर होता है दैट इज कॉल्ड बफ कलर। SnS, ठीक है, टिन सल्फाइड हो गया ब्राउन कलर का। Sb2S3, ये Sb हो गया एंटीमनी सल्फाइड है ऑरेंज कलर का, ठीक है। फिर यहां पे देखो ये 3 सल्फाइड का कलर येलो है, CdS कैडमियम, SnS2, फिर से टिन, A2S3 आर्सेनिक। यहां पे एक चीज ध्यान देना है, ऐसे SnS2 में Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और SNS में सल्फर नहीं, SnS2 में टिन+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और SNS में टिन+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फाइड जब होगा टिन का तो ब्राउन कलर का होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जब सल्फाइड होगा तो वो येलो कलर का होगा, ठीक है। तो कैडमियम, टिन और आर्सेनिक मिलकर के येलो पीपीटी, लेकिन सबसे बड़ा लिस्ट है ब्लैक पीपीटी का। देखिए, सिल्वर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कोबाल्ट, निकेल, लेड, बिस्मथ, क्यूप्रिक सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ठीक है। इसमें जो ये Bi2S3 है इसका एग्जैक्ट कलर होता है ब्राउनिश ब्लैक, बहुत डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो इसको एग्जाम में ब्लैक पीपीटी में इंक्लूड, ब्लैक पीपीटी में आप ले सकते हैं या आप ब्राउन वाले में भी ले सकते हैं, जैसा भी जरूरत पड़े ले लेना। जैसे एक बार जेई के एग्जाम में पूछा था, खूब सारा सल्फाइड दे दिया था इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, और आपसे पूछा बताइए इसमें से ब्लैक पीपीटी कितना है, तो बिस्मथ भी था उसमें, बिस्मथ सल्फाइड। इसको ले करके आंसर आ रहा था 5 और इसको छोड़ करके आंसर आ रहा था 4। तो जब उसका इवेल्युएशन हुआ तो जो बच्चे 4 को मार्क किए थे उनको भी फुल मार्क्स मिला, जो बच्चे 5 को मार्क किए थे उनको भी फुल मार्क्स मिला। तो अब समझ गए, ब्राउनिश ब्लैक कलर का है तो इसको आप ले भी सकते हैं, एग्जाम में नहीं ले सकते, बट अदरवाइज ये पूरा लिस्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। 9 सल्फाइड है जो कि ब्लैक कलर का पीपीटी शो करता है। चलिए अगले एनायन की तरफ आते हैं जो कैटेगरी ए का ही है, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करने वाला एसीटेट आयन CH3COO-। जब इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करेंगे हम लोग तो एसिड बेस होगा, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन खाएगा, बनाएगा CH3COH एसिटिक एसिड, जिसका की है स्मेल ऑफ विनेगर, ठीक है। तो स्मेल ऑफ विनेगर जैसे ही दिखेगा आप लोग समझ जाएंगे एसिटिक एसिड का बात हो रहा है। और उसको अगर रिएक्ट कर दिया किसी अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये ऑर्गेनिक का बड़ा फेमस है एक रिएक्शन है स्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें कि बनता है ईस्टर, और ईस्टर का होता है फ्रूटी स्मेल। तो ये फ्रूटी स्मेल किसका है, तो ये फ्रूटी स्मेल है ईस्टर का, ठीक है। तो ये फ्रूटी स्मेल जैसे ही बनेगा आप डिटेक्ट कर लेंगे, अच्छा भाई यहाँ पे ईस्टर बना है और यहाँ पे एसिटिक एसिड रहा होगा। इसके अलावा एसीटेट आयन को अगर मेटल से ट्रीट करेंगे तो 2 यहाँ पे पीपीटी का कलर लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। एक है सिल्वर एसीटेट जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी है, और एक है फेरिक एसीटेट, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3+ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, फेरिक एसीटेट जिसका कि ब्लड रेड कलर का ये सॉल्यूशन, ये पीपीटी नहीं है, ये ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये कलर से भी आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। छोटा छोटा सा एनायन है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं आना है सब में। देन द नेक्स्ट इज नाइट्राइट, वो भी कैटेगरी ए में है, नाइट्राइट NO2-। अगेन डाइल्यूट H2SO4 इसको ट्रीट किए, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यहां पे बना HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड, एसिड बेस होकर के यहां पे फॉर्म किया नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड भी एक ऑक्सी एसिड है जिसमें कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 जो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, और मैक्सिमम से कम होने की वजह से इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहां पे होगा नाइट्रोजन का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो कि हो रहा है, आप लोगों को दिखेगा। NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, HNO3 में +5, तो +3 से +2 इज रिडक्शन एंड +3 से +5 इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हो गया नाइट्रोजन का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन NO + HNO3, और HNO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है NO2 + O2, और NO2 का ये लिखा हुआ है कलर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। अब यहां पे एक हम एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग को दे देते हैं कि ये कलर जहां पर भी आपको दिखे, कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स या फिर रेडिश ब्राउन वेपर्स, ठीक है। ये दोनों अगर आपको लिखा हो कहीं पर मिल रहा है, इसका मतलब कोई 3 कंपाउंड में से एक है, या तो वहां पे है NO2,
या फिर है Br2 और या तो है CrO2Cl2। ये तीनों कंपाउंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन वेपर बनाता है, तो इन तीनों में से ही कोई एक होगा अगर रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है तो। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Br2 ब्रोमीन गैस एंड CrO2Cl2 इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन वेपर आया, डिटेक्शन हो गया आप लोग का। ठीक है, ये बेसिक सा रिएक्शन। इसके अलावा कुछ एडिशनल देख लो। नाइट्राइट आयन को अगर आप ट्राई आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे जो कि येलो कलर का होता है, तो यहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, NO फॉर्म करेगा, साथ में I2 और I2 का कलर यहां पे लिखा हुआ है, ये वायलेट कलर का, वायलेट या पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये एक अलग से टेस्ट हो गया। ये जो रिएक्शन है ये लास्ट ईयर जेईई मेन में पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं KNO2 और एसिटिक एसिड। ये बेसिकली कैसा है ना, इस रिएक्शन को एज अ नाइट्राइट आयन भी टेस्ट यूज कर सकता है, बिकॉज यहां पे देखो नाइट्राइट आयन के टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकता है। अभी हम लोग नाइट्राइट पढ़ रहे हैं, और ये एसिटिक एसिड है तो यहां पे आपको एसिटेट आयन का भी टेस्ट में यूज कर सकता है। देखो ऊपर में एसिटेट आयन भी पढ़े थे हम लोग इसी पेज में, यहाँ एसिटेट आयन है, ये नाइट्राइट आयन है, तो दोनों एक साथ यूज करने वाला टेस्ट है, या फिर कोबाल्ट का टेस्ट में यूज कर सकता है। तो CO2+ को आप लोग पोटेशियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहां पे K3CONO2 जो कि येलो कलर का है, साथ में NO और सल्फर बन रहा है। बट ये कॉम्प्लेक्स के बारे में एग्जाम में पूछा था इस बार जेईई में कि ये तीनों के रिएक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, बेसिकली क्या हुआ ना कि सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिलाकर के सवाल बना कि ये वाले रिएक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें आपको बताना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है। बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है जिसका रंग है येलो कलर का। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी कैटेगरी का मेरे को लगता है शायद आखिरी है, ये आखिरी एनायन है डायोड H2SO4 वाला, थायोसल्फेट। H2O3 2- इज थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट को जब हम लोग ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, H2O3 बनेगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर से ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सी एसिड है जहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 है, विच इज लेस देन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसीलिए हीट करने पर ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है सल्फर नेसेंट, तो ये हो गया रिडक्शन, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में +4 में जा रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सो इसका हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखिए सल्फर का जो कलर है यहां पे आपको दिख रहा हो येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेसेंट सल्फर का कलर क्या होता है, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। और SO2 जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इट हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या होता है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जब आप लोग क्रैकर्स बर्न करते हैं जो एक अलग सा यूनिक सा पंगेंट स्मेल आता है, बड़ा प्लेजेंट नहीं होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। जो क्रैकर्स बर्न करने पे जो स्मेल आता है उस धुआं का, दैट इज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बिकॉज वहां सल्फर बर्न करता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी बना है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर भी है, एंड द ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स थायोसल्फेट आयन इन इट। ठीक है, एडिशनल रिएक्शन है थायोसल्फेट का जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। कई बार लिखता है एग्जाम में या क्वेश्चन में हाइपो। अगर हाइपो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है Na2H2O3.5H2O, यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो। अगर हाइपो का रिएक्शन करने के लिए बोला किसी से तो ये 0.5H2O रिएक्शन है, तो पानी में घुल जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में, वो थायोसल्फेट का ही रिएक्शन करने के लिए बोला है आपको। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखेंगे हाइपो। तो सोडियम थायोसल्फेट Ag+ से रिएक्ट किया, पहले बनेगा Ag2H2O3 सिल्वर थायोसल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी है। ठीक है, इसमें दो रिएक्शन आपको देखना है, एक जब इसको हिट करेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, आपको दिख रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे -2 है और यहां पे +6 है। तो सिल्वर सल्फाइड बना है Ag2S और सिल्वर सल्फेट बना है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, ये सिल्वर सल्फाइड जो है ये है ब्लैक कलर का पीपीटी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना ये रिएक्शन जो नीचे वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सोडियम थायोसल्फेट को आप Ag+ यानी कि सिल्वर आयन से ट्रीट करेंगे तो बनेगा सिल्वर थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी, लेकिन उसमें ये सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो को अगर एक्सेस में डाल दिए, दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस में अगर डाल दिए, तो फिर ये जो व्हाइट पीपीटी है ये धीरे धीरे डिसॉल्व कर जाएगा। और डिसॉल्व करने का कारण क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बना है आपको दिख रहा है Na3AgH2O3 होल ट्वाइस।
इसको हम याद रखते हैं 312 कॉम्प्लेक्स से Na3, इसका 3 हो गया, Ag1 1 हो गया और थायोसल्फेट 2 है, 312 कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज सॉल्युबल। तो ध्यान रखना जब आप Na2H2O3 को Ag+ से रिएक्ट करेंगे पहले बनेगा पीपीटी, और अगर एक्सेस ऑफ इन Na2H2O3 उसमें डालते जाएंगे तो फिर वो पीपीटी डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 312 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक ये वाला रिएक्शन थायोसल्फेट का काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। थायोसल्फेट को अगर आप I2 से रिएक्ट करेंगे आयोडीन के साथ तो यहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये सल्फर देखो ध्यान से ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +2.5, और ये आयोडीन जो आप लोगों को दिख रहा है ये रिड्यूस किया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर ये I2 प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में एक्सेस में, तो यहां जो आयोडाइड आयन बना है उसके साथ ये I2 रिएक्ट करके बनेगा I3- ट्राई आयोडाइड आयन। ट्राई आयोडाइड आयन जो है ये बड़ा स्पेशल एनायन है। क्यों स्पेशल है? पी ब्लॉक से निकलने वाला एकमात्र ऐसा एनायन है जो कलर्ड है। इसके अलावा पी ब्लॉक से निकलने वाला जो भी एनायन जो कि सिर्फ पी ब्लॉक से निकला है, जैसे SO4 2- सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है जो पी ब्लॉक का है दोनों, SO3 2-, PO4 3-, CO3 2-, NO3-, NO2-, ClO4-, ClO3-, ClO2-, HPO4 2-, मतलब जितना भी पी ब्लॉक एलिमेंट से बना हुआ एनायंस है वो सबका सब कलरलेस रहता है सिवाय I3- के, जिसका कलर ये पी ब्लॉक एनायन बट फिर भी ये कलर्ड है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर या तो येलो हो जाएगा या फिर ब्राउन हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में येलो और हाई कंसंट्रेशन में ब्राउन। सो I3- इज अ वेरी यूनिक एनायन बिकॉज इट इज द ओनली एनायन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज कलर्ड। फर्स्ट कैटेगरी के बाद अब हम लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी वाले एनायन के तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये कौन सा कैटेगरी है जिसको कि हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कॉन्क H2SO4 से। पहला वाला कैटेगरी कौन सा था जहां पे हम लोग रिएक्शन कर रहे थे डाइल्यूट H2SO4 से, यहां पे करेंगे कॉन्क H2SO4 से। और सबसे इंपॉर्टेंट एनायन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल इसी से पूछता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉन्क H2SO4 से अब क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा है, देखो ध्यान देना। जैसे चारों एनायन, चारों हैलाइड आयन पहले यहां लिखते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, और इन चारों, ये चारों का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर ऐसा होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के ऐसा काम करने का टेंडेंसी ये ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, फ्लोराइड तो खैर बहुत ही खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, Cl खराबी है, उतना अच्छा नहीं है, Br- I- फिर भी ठीक ठाक है। तो ये दोनों जब कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं इनको ना, कॉन्क H2SO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत तगड़ा नहीं है वो। तो कॉन्क H2SO4 के साथ जब इस दोनों को ट्रीट करेंगे तो ये भी माइल्ड है और ये तो खराबी है दोनों, तो ये दोनों बोलेगा नहीं हम लोग रिडॉक्स नहीं करेंगे यार, दोनों ही घटिया है, हम लोग रिडॉक्स नहीं करेंगे, लेट्स गो फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सो दिस कॉम्बिनेशन विल फेच यू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज यहां रिडॉक्स रिएक्शन होने का चांसेस नहीं है बिकॉज दोनों ही घटिया है अपने अपने क्षेत्र में। जब आप Br- और I- का बात करते हैं, यू ट्राई टू रिएक्ट देम विथ कॉन्क H2SO4, तो कॉन्क H2SO4 तो अपना हथियार पहले ही डाला हुआ है कि भाई हम तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Br- और I- का टेंशन मत लो, हम लोग अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेट्स गो फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये इस साल भी एग्जाम में सवाल पूछा था, 4 आपको कंपाउंड दे दिया था और चारों हैलाइड वाला कंपाउंड था, और आपको रिएक्शन करने बोला था कॉन्क H2SO4 के साथ, पूछा था क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जिसमें फ्लोराइड और क्लोराइड था वहां पे हुआ था न्यूट्रलाइजेशन। कैसे न्यूट्रलाइजेशन? बहुत सिंपल था, देखो ना, Cl- कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करेगा, ये बेस, ये एसिड, H+ खाएगा, HCl बनाएगा। अगर यहां F- होता तो F- और कॉन्क H2SO4 वो बेस, ये एसिड, H+ खाता, HF बनाता। ठीक है, लेकिन ये Br- और I- ये काम नहीं करेगा, ये लोग रिडॉक्स रिएक्शन करेगा। क्या करेगा अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो पहले इधर आते हैं, Cl- जब कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन, बनेगा HCl और HSO4-, यानी कि ये एसिड था, ये बेस था। अब ये HCl का 2 रिएक्शन यहां पे लिखे, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिएक्ट किए MnO2 से, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, तो यहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, मैग्नीज जो है वो रिड्यूस किया, देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडाइज कर गया। ठीक है, और यहां बना MnCl2 + Cl2। Cl2 का कलर यहां पर लिखा हुआ है येलोइश ग्रीन, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का प्रिपरेशन का एक रिएक्शन है कि HCl को MnO2 से रिएक्ट करो, MnCl2 + Cl2 बनता है, वहां से Cl2 हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, लैबोरेटरी पर्पस के लिए ले लेते हैं, लैब प्रिपरेशन का पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन जो भी बोल लो। यही HCl को आप अमोनिया से अगर ट्रीट करते हैं
तो यहां पे तो बेसिक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड क्या बनाता है, व्हाइट कलर का फ्यूम्स। ठीक है, पहला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एडिशनल पार्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये वाला पार्ट जरूर नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, अब उसका रिएक्शन में आते हैं। ये तो हम लोग समझ गए न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, ये रिडॉक्स करता है। देखिए आगे Br माइनस कॉन्क H2SO4 के साथ कर रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो Br माइनस ऑक्सीडाइज करके Br2 पे चला गया और कॉन्क H2SO4 रिड्यूस करके SO2 पे चला गया। SO2 के बारे में तो हम लोग को पता ही है, SO2 हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, वही पटाखा वाला। ठीक है, और साथ में बना Br2 का कलर रेडिश ब्राउन वेपर, हम पहले बता चुके हैं। रेडिश ब्राउन आएगा तो तीन में से कोई एक गैस होगा, Br2 NO2 या CrO2 Cl2। Br2 कलर रेडिश ब्राउन। ठीक है, फिर अगला रिएक्शन I माइनस कॉन्क H2SO4, I माइनस और तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में, तो ये टॉप पे था हैलाइड में। फिर यहां रिडॉक्स हो जाएगा I2 प्लस SO2 प्लस H2O, और I2O कलर इस बार है पर्पल या वायलेट, जो भी दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन हो गया हैलाइड आयन का कॉन्क H2SO4 के साथ। फ्लोराइड या क्लोराइड रहेगा तो न्यूट्रलाइजेशन, और ब्रोमाइड या आयोडाइड रहेगा तो रिडॉक्स। ठीक है, एडिशनल रिएक्शन देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड से ट्रीट करोगे AgCl, ब्रोमाइड से AgBr, आयोडाइड से AgI, तीनों पीपीटी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फ्लोराइड साथ रिएक्ट होता है AgF इज सॉल्युबल। ठीक है, AgCl, AgBr, AgI पीपीटी। कलर की अगर बात करें हम लोग तो AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी है, AgBr इज लाइट येलो और पेल येलो, और AgI इज डार्क येलो। ये कलर याद रखेंगे। ठीक है, AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी है, AgBr लाइट येलो या पेल येलो, और AgI येलो कलर का पीपीटी है। ठीक है, ये तो हो गया। एक्सेस ऑफ अमोनिया में इसको डाल दिए, एक्सेस ऑफ अमोनिया, ध्यान रखना ये अमोनिया कैसा है, एक्सेस ऑफ अमोनिया में इसको डाल दिए तीनों को, तो क्या हो जाएगा, AgCl जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब सॉल्युबल कैसे होगा, क्या बना यहां पे, ये बना AgNH3 होल 2 प्लस एनायन में Cl चला जाएगा, यहां Cl लिख सकते हैं, और ये है टॉलेंस रिएजेंट। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन के टेस्ट में। ठीक है, खैर ये याद रखना है, AgCl को अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया में डालेंगे सॉल्युबल हो जाएगा, AgBr को अगर आप डालेंगे एक्सेस ऑफ अमोनिया में इट विल बी पार्शियली सॉल्युबल, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, और AgI को अगर आप डालेंगे एक्सेस ऑफ अमोनिया में इट विल बी इनसॉल्युबल। तो यहां से डिटेक्ट कर लेंगे हम लोग, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। पहले तो कलर से ही पता चल जाएगा, बट चलो लाइट येलो डार्क येलो में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अमोनिया डाल के डिटेक्ट कर लो कि इनसॉल्युबल है या पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक टेस्ट है क्लोराइड आयन का। दिस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज फॉर क्लोराइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लैब में भी खूब पूछता है, वाइवा में और एग्जाम में भी आता है। क्लोराइड आयन का जो सैंपल है, जो सॉल्ट है, उसको आप ट्रीट कर दो K2Cr2O7 से, डाइक्रोमेट आयन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। ठीक है, सारा रिएजेंट से याद रखना। तो ये रिएक्शन करने पे बनता है CrO2Cl2 विच इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। थोड़ा देर पहले बताया था, इसका कलर रेडिश ब्राउन वेपर। ठीक है, CrO2Cl2 इज रेडिश ब्राउन वेपर। उसको जब हम लोग पूरा रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, यहाँ NaOH से जब हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, किसको, क्रोमाइल क्लोराइड को, तो बनेगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट विच इज येलो कलर सॉल्यूशन, एंड दिस येलो कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू क्रोमेट आयन। CrO4 2 माइनस का कलर क्या होता है, येलो, तो सोडियम क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन ड्यू टू CrO4 2 माइनस। और इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं लेड एसीटेट से, CH3CO होल ट्वाइस Pb से, तो ये बनता है PbCrO4 का येलो पीपीटी। ध्यान रखना ये येलो कलर का सॉल्यूशन है सोडियम क्रोमेट, और लेड क्रोमेट है येलो कलर का पीपीटी। तो ये ओवरऑल जो यहां तक पहुंचा है इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ध्यान रखना कौन कौन सा कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, तो जिस कंपाउंड में क्लोराइड एनायन है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, प्रोवाइडेड उसका कैटायन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होना चाहिए। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आउटर मोस्ट में उसका है 18 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कैटायन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब उसका पोलराइजिंग पावर बहुत तगड़ा है और वो कोवेलेंट नेचर शो करता है एनायन के साथ, यानी कि CuCl में आयनिक नेचर कम है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, यानी कि यहां से Cl माइनस का निकलने का टेंडेंसी कम है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कॉपर के साथ। ठीक है, तो इसलिए जब Cl माइनस उतना अच्छा, उतना मैग्नीट्यूड, उतना हाई कंसंट्रेशन में निकल ही नहीं पाएगा, तो वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या देगा। तो ये सारा आप लोग जो कंपाउंड यहां एग्जांपल देख रहे हैं, इसका सबका कैटायन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, ऑल द कैटायन आर प्रेजेंट इन सूडो
इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, सुडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, और इसीलिए ये सब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज यहां पे कोवेलेंट नेचर की वजह से क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी बी में अगला एनायन छोटा एनायन है ऑक्सलेट, C2O4 2- इज ऑक्सलेट। कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करेंगे बिकॉज कैटेगरी 2 का है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, बनेगा H2C2O4 विच इज ऑक्सलिक एसिड। यहां पर भी आप ध्यान से देखो ये कौन सा ऑक्सीसिड है जहां पे कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मैक्सिमम +4 होता है, तो मैक्सिमम से कम वाले केस में हीट करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, हो भी रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 में, देखिए +3 से +2 रिडक्शन, +3 से +4 ऑक्सीडेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 H2O, और जब उसको O2 यानी बर्न किया गया, जब उसको बर्न किया गया तो O2 के प्रेजेंस में CO कन्वर्ट कर गया CO2 में, और इसका ऑब्जर्वेशन था दैट इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम। When carbon monoxide is burned to carbon dioxide, it burns with blue flame। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग ऑक्सलेट को डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एनायन इस कैटेगरी का है नाइट्रेट, NO3-, दिस इज नाइट्रेट। फिर से इसको हम लोग रिएक्ट करने वाले कॉन्क H2SO4 के साथ, एसिड बेस रिएक्शन होगा, HNO3 हीट करेंगे, NO2 + O2, और NO2 का कलर है रेडिश ब्राउन वेपर। ये एक फंडामेंटल रिएक्शन तो है नाइट्रेट का जहां पे रेडिश ब्राउन वेपर मिल रहा है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या होता है ब्राउन रिंग टेस्ट? देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि पहले हम लोग क्या डाले, फर्स्ट हम लोग डाले नाइट्रेट का सॉल्ट मिक्स्ड विथ FeSO4, एंड दिस FeSO4 इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब ऐसा नहीं कि पुराना तैयार किया हुआ Fe2+ वाला कंपाउंड है, क्योंकि फिर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में चला जाता है। तो यहां पे है नाइट्रेट आयन का सॉल्ट मिक्स्ड विथ FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये पहले डाला गया है। अब बोलेंगे सर नीचे में कॉन्क H2SO4 है, छोड़ो ना, पहले इसको डाला गया, ये नीचे था। ठीक है, फिर क्या किया गया इसमें कि कॉन्क H2SO4 ऐसे टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के थ्रू, दीवार के थ्रू यहां पर डाला गया है। मतलब ये कॉन्क H2SO4 यहां पे इस तरीके से ये कॉन्क H2SO4 जो है वो ऐसे वॉल से होते हुए इसको भेजा गया। तो क्या होता है ना, दीवार से जब इसको डाला जाता है ना, तो ये नाइट्रेट और ये फेरस सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है उसके किनारे से होते हुए नीचे चला जाता है। और पहले ये ब्लू वाला जो लेयर आप लोगों को दिख रहा था नाइट्रेट और FeSO4 वाला, ये नीचे था। धीरे धीरे ये लाल वाला जो कॉन्क H2SO4 ये नीचे चलते जाता है, और ये ब्लू वाला ऊपर आ जाएगा और ये लाल वाला नीचे चला जाएगा। क्लियर है? शुरुआत किससे की हम लोग? नाइट्रेट आयन सॉल्ट और FeSO4 के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फिर उसमें कॉन्क H2SO4 डाले हम लोग ड्रॉप वाइज थ्रू द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो कि उससे पास होते हुए नीचे चला जाता है और नीचे एक लेयर बना देता है। और जब वो नीचे लेयर बनता है तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो जंक्शन है, ये वाला देखो जंक्शन, बीच वाला जो जंक्शन है उसमें एक रिंग फॉर्म कर जाता है रिएक्शन के वजह से। दैट रिंग इज ब्राउन कलर का, तो ब्राउन रिंग है एंड इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा प्रोसीजर आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे कैसे हुआ है। और यहां पे कॉन्क H2SO4 और ये पहला वाला जो सॉल्यूशन था उसके दोनों के जंक्शन पे एक रिंग फॉर्म करता है ब्राउन कलर का, दैट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मूला याद रखेंगे, FeSO4 NO SO4। ध्यान रखना आयरन के कॉम्प्लेक्स में अगर NO एज अ लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, NO का, इसका +1 है, इसका 0 है, इसका -2 है। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि यहां पे कलर जो आया है ब्राउन रिंग वाला, ये किसके वजह से है? इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। यहां पे Fe +2 था, +2, और वो +1 में आ गया, और यहां पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है आयरन से NO से आयरन की तरफ पहले, बिकॉज NO का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या होता है 0 और Fe का +2 था। तो NO से एक Fe की तरफ इलेक्ट्रॉन जब आया तो ये NO बन गया +1 और Fe बन गया +1। तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये ब्राउन कलर का रिंग दिखा है, एंड दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट वाला सॉल्ट है, नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग तीसरे कैटेगरी ऑफ एनायन की तरफ, जो कि अपने प्रेसिपिटेट के कलर से पहचाना जाता है कि वो एनायन वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पहला है सल्फेट, और सल्फेट में यहां पे हम कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, BaSO4, CaSO4, SrSO4। ध्यान दो ये तीनों ग्रुप 2 का नीचे का तीनों है।
फिर 3 और है Ag2SO4, PbSO4 और HgSO4। ठीक है, तो ये सारा सल्फेट जो होता है ना ये प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा बाकी सब सल्फेट्स जो होता है वो सॉल्युबल होता है। ये 6 पीपीटी, बाकी सब सॉल्युबल, जिसमें से पहला 5 है व्हाइट पीपीटी और HgSO4 है येलो पीपीटी, यानी कि बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट और लेड सल्फेट व्हाइट पीपीटी, और लास्ट में मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो है येलो पीपीटी। तो ये प्रेसिपिटेट कलर याद रखेंगे अगर आप, तो फिर एग्जाम में सवाल बनेगा। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है क्रोमेट आयन, CrO4 जिसका अपना कलर होता है येलो कलर, जो कि अगर पानी में इसको डाल देते हैं हम क्रोमेट आयन को तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है, हम लोग को पता भी है पहले से। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पीपीटी का कलर ध्यान रखो, जैसे Ag2CrO4 ब्रिक रेड पीपीटी, Hg2CrO4 रेड पीपीटी, BaCrO4 या PbCrO4 येलो पीपीटी। इन सारे पीपीटी के कलर से क्रोमेट आयन का डिटेक्शन होगा। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी का फॉस्फेट, PO4 पहला रिएक्शन देखो, फॉस्फेट को जो आप रिएक्ट करते हैं MgCl2 NH4OH और NH4Cl से, जिसको कि कंबाइंडली हम लोग कहते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर, तो यहां पर बनता है, देखो ध्यान से, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी। ठीक है, तो ये एक टेस्ट हो गया। और ये जो नीचे वाला टेस्ट है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली जेईई में सवाल इसे पूछ रहा है कि अगर आप फॉस्फेट आयन के सॉल्ट को ट्रीट करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, ये जो एमओ दिख रहा है ना, दिस इज मॉलिब्डेनम, ठीक है, तो अमोनियम मॉलिब्डेट MOO4, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट NH4 होल थ्राइस PMO3O10 होल 4। ठीक है, 314 आप याद कर सकते, बस 314 सिर्फ याद करने से नहीं होगा, बिकॉज यहां पे अंदर में MO3O4 भी, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट और बड़ा यूनिक सा कलर है इसका, कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई जो कैनरी येलो पीपीटी बन रहा है इस रिएक्शन में, उसमें बताइए कि एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा है एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का 40 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। मॉलिब्डेनम कितना प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। मतलब उस तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है NH4 होल 3 PMO3O10 होल 4 और इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका रंग है कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। तो बहुत कम टाइम में आप लोगों को सारा एनायन का हम टेस्ट बता दिए, जो कि आपके स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ सकता है, जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, नीट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी में से क्वेश्चन आने वाला। अगर एनायन का सवाल आपसे पूछेगा तो कैटायन का टेस्ट के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे हम, बट अदरवाइज ये वाला वीडियो का प्रॉपरली आप नोट्स बनाइए, हर एक फंडामेंटल, हर एक चीज जो बताया गया रिएक्शन उसको याद करो, कलर को याद करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ इट है तो अपने क्लासमेट बैचमेट के साथ भी इसका लिंक को शेयर करो।